चलिए एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करते हैं आज की डेट में, जैसे हम कहते हैं काला पानी डिस्प्यूट। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये मुद्दा 2017 में भी डिस्कस हुआ था बहुत प्रोमिनेंटली। हमने इस पे लेक्चर तब भी बनाया था, लेकिन यूपीएससी में करंट अफेयर ऐसा तो होता ही नहीं कि कल हुई घटना और आज ख़त्म। लंबे समय से चलती आ रही चीज़ें फिर से नई हो जाती हैं, उनमें नए समीकरण बदलते हैं, दो कंट्रीज़ के, दो स्टेट्स, दो कम्युनिटीज़ के बीच में वो इशू फिर से सरफेस पे आ जाता है, रीसरफेस होता रहता है। तो बेटर ये रहता है कि आप पूरी बैकग्राउंड को समझें। तो आप सबके लिए और आपके लिए कल तक हमारा बहुत डिटेल 2 पार्ट्स में इंडो नेपाल रिलेशंस के लेक्चर आएंगे। इंडो नेपाल रिलेशन पार्ट 1, इंडो नेपाल रिलेशन पार्ट 2, और उसी में अच्छे से क्लियर होगा मधेसी इशू भी। ये अपने आप में हमारा इंडो नेपाल रिलेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, वो करना आपके लिए ज़रूरी है। अभी के लिए काला पानी समझें, तो मैंने बहुत सी चीज़ें उस पर भी छोड़ रखी हैं, उस लेक्चर पे भी। ओके, काला पानी डिस्प्यूट क्या है? इंडो नेपाल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, अभी 2 जनवरी को नेपाल के जो भारत में एम्बेसडर हैं उनका बयान आता है कि भारत को संजीदगी से ये बात का अध्ययन करना है कि काला पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है नेपाल के लिए। काला पानी इशू बहुत ही इमोटिव इशू है नेपाल के लिए, और हम दोनों कंट्रीज़ के जो टाइज़ हैं, बायलेटरल टाइज़ हैं, उसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और नेपाल अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस अकॉर्ड करता है इस इशू को, इसे हल्के में या इजी ना लिया जाए। तो ये खबर दोबारा बनी है। खबर की जड़ें थोड़ी सी पीछे हैं। देखिए 2 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने नया पॉलिटिकल मैप इंडिया का लॉन्च किया, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है उसमें फेरबदल किया गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 ख़त्म करके साथ ही एक कानून भी ला दिया गया था कि यूनियन टेरिटरी अब बना दिया जाएगा। तो एक तो हो गई जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक हो गई लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे देश में कुल 9 यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं, पहले 7 हुआ करती थी। और पहले हमारे देश में 29 स्टेट्स हुआ करते थे, तो अब 28 स्टेट्स हो गए। एक राज्य कम हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। अब इसके मुताबिक जब 2 नवंबर को रिवाइज्ड पॉलिटिकल मैप आया, उसमें सबसे पहली बड़ी चीज़ तो ये थी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, यानी कि लगभग ये इतना इसके लेफ़्ट तक ये यहाँ पर जो इलाके हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर दिखा दिए गए। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका है, क्योंकि इस तरह से जाती है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में दिखा दिए गए। तो गिलगिट बाल्टिस्तान अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट हो गया, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK जो कि वेस्टर्न एरिया में फॉल करता था, वो पार्ट हो गया J&K यूनियन टेरिटरी का। इसको पाकिस्तान ने तो खैर माना नहीं, और वो लाजमी सी बात है, वो कहता है मैं इस मैप को नहीं मानता। लेकिन इस मैप का जिक्र मैंने क्यों किया, ये मैप आते ही नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन दर्ज करा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें इस पर आपत्ति है। आपत्ति किस बात की है, चलिए उसको भी अब समझ लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जब हम मैप की बात करते हैं, मुझे उम्मीद है हम राज थोड़ा फोकस करेंगे, जूम करेंगे और आराम से, पहले नए ऑपरेट कर रहे हैं ये। जब हम नेपाल की बात करते हैं, करणवीर नेपाल की बात करें, आप तो अमराज की बात करने लगे। जब नेपाल की बात करते हैं, ये रीजन को आप नोटिस करिए, ये नेपाल है, हिमालयन स्टेट है एक तरह का, स्टेट मने की कंट्री है। तो ऐसे में ये अपने वेस्ट में उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। तो अब हुआ ये कि ये जो नेपाल है पर्टिकुलरली, ये इस पूरे हिमालयन रीजन में नीचे भारत है, ऊपर चाइना जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत, और बीच में आता है ये नेपाल। तो अब होता यह है कि कई जगहों पर, कई पॉइंट्स पर आकर के चाइना की भूमि, भारत की भूमि, भूटान, भारत, चाइना, नेपाल, इस तरह से कई तरह के मल्टीपल ट्राई जंक्शनल पॉइंट्स बनते हैं। ऐसे पॉइंट बनते हैं जिनमें 3 देश एक ही क्षेत्र में जुड़ रहे हैं आपस में। ये ट्राई जंक्शनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में?
जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इस इशू आपको बताता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। वो ये पर्टिकुलर एरिया अगर आपको देख पा रहे हैं, ओहो इस माइक का यही इशू था। वो ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है, यहाँ पर देखिए भूटान है। यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो ऊपर जाते हुए ये सिक्किम है, नेचुरल सी बात है, भारत का ही है। लंबे समय तक चाइना इसे एक कंट्री बताता रहा, लेकिन ये भारतीय राज्य है। तो ये भारत जो कि सिक्किम के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भूटान है, और ये यहाँ से चाइना आता है। इस पर्टिकुलर रीजन में एक प्लेट्यू एरिया है, प्लेट्यू एरिया, और यहाँ पर जगह है यादोंग। चाइना ने अपनी रेलवे लाइन यादोंग जगह तक बिछा रखी थी। ऐसे में वो कभी भी अगर अपनी आर्मी मूव करना चाहता है तो यादोंग एक इम्पॉर्टेंट आर्मी बेस के तौर पर बना हुआ था, मिलिट्री बेस कह सकते हैं आप उसे, कोई भी सेना उसे यूज़ कर सकती है। रेलवे लाइन के थ्रू इमीडिएटली फोर्स आ जाएगी। उसके आगे वो अपनी सड़क का निर्माण कर रहा था कि वो और डीप पेनिट्रेट कर जाए भारत और भूटान की सीमा की तरफ। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जिस प्लेट्यू रीजन में वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता था, वो प्लेट्यू रीजन डोकलाम प्लेट्यू कहलाता है, और उस डोकलाम प्लेट्यू पे भूटान अपना अधिकार बताता है। अब भूटान जो है इंडिया के साथ उसकी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है, और इंडिया एक तरह से उसका नेचुरल अलाय है, उसको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन के तौर पर इंडिया की प्रतिबद्धता बनती है। तो अब हुआ ये है कि जब चाइना के साथ भूटान का ये डिस्प्यूट चल रहा था, तो इंडिया ये तर्क दे करके उसमें एंटर हुआ कि ये ट्राई जंक्शनल पॉइंट है, और ट्राई जंक्शनल पॉइंट पे कस्टमरी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट्स नहीं की जाती। तो आप इतनी स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट्स क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक आपकी रेलवे लाइन थी, अब आप आगे रोड भी बिछा रहे हैं। तो ये दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी पे हार्म हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो यहाँ पर इंटरेस्ट था वो ये था कि ये इतना बड़ा क्षेत्र हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का है, इससे जुड़ने के लिए भारत के थ्रू बाय लैंड आप इस जगह से जुड़ सकते हैं। और इसे देखिए ये कितना नैरो है, लुक एट दिस पर्टिकुलर रीजन। और अगर ये शेप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लग रहा है ना जैसे मुर्गी बैठी हुई है, तो इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। और इंडिया को ये खतरा था कि चाइना अगर यहाँ तक आ गया तो चिकन नेक को अगर कभी भी चोक किया गया तो इंडिया के सारे मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट अलग थलग पड़ जाएगा, और चाइना पहले ही अरुणाचल प्रदेश रीजन का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपना अधिकार बताता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से छीन सकता है। ऐसा इंडिया के अप्रीहेंशंस थे जो कि वाजिब भी बनते हैं। तो डोकलाम इशू में भारत के द्वारा भी सेना खड़ी रही और चाइना के द्वारा भी सेनाएं खड़ी रहीं, यथास्थिति बनी रही, स्टेटस को बना रहा, स्कर्मिशेस होती रहीं उधर से भी और इधर से भी, झड़पें जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बनी रही, चलता रहा काम, ना वो आगे बढ़े ना ये आगे बढ़े। तब उस समय में चाइना ने ये कहा था अपनी जो नेशनल मीडिया प्रेस है उसके थ्रू कि भाई कई सारे ट्राई जंक्शंस बनते हैं इस तरह से, और हम भारत से बाकी ट्राई जंक्शंस का हिसाब मांगेंगे। उसमें एक ट्राई जंक्शन ये बनता है जिसे मैं काला पानी ट्राई जंक्शन कह रहा हूँ। आई बात समझ में? और ये यहाँ पर बनता है उत्तराखंड, नेपाल और चाइना के बीच में। नेपाल का वेस्टर्न एरिया यहाँ पर जिसे सुदूर पश्चिम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि नेपाल के हिसाब से तो ये पश्चिम हुआ, वेस्ट, सुदूर पश्चिम क्षेत्र। और भारत का ये एरिया जो कि गढ़वाल के अंदर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को समझना है। एक तो ये सुदूर पश्चिम इलाका है नेपाल का, भारत का यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट, डैट इज़ पिथौरागढ़, और जो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली फॉल करता है वो है घड़चूला। तो घड़चूला डिस्ट्रिक्ट नेपाल का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भारत का। आई बात समझ में? और कुल 372 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को लेकर के ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है उसको इस तरह से समझते हैं। देखो, एक्चुअली इंडिया ये पूरा का पूरा रीजन जो है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सारा कभी ना कभी इंडिया इंक्लूडेड, ये सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, भारतीय उपमहाद्वीप था। लेकिन नेपाल की किंगडम्स अपने लेवल पे ग्रो करती रही, फिर ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे बसा रहा। तो 1814 में, मैंने हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ाया है,
1814 में उस समय के इंडिया और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ। नेपाल में राज शासन था, रूलर्स थे, किंगडम्स थी और अच्छी फ्लरिशिंग स्टेट में थी। तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बैटल हुई। नेपाल हारा है, बड़े स्तर पर हारा है और उसी के तहत एक ट्रीटी साइन हुई, वो हुई 1816 में। ट्रीटी को कई नामों से जाना जाता है, कुछ लोग उसे सिगौली कहते हैं, कुछ सुगौली कहते हैं, कुछ सगौली कहते हैं। तो वो कई नामों से जानी जाती है, सगौली की ट्रीटी या सुगौली की ट्रीटी, इस तरह से उसके नाम है। ये सगौली ट्रीटी ने क्या मेन बिंदु दिया, वो ये है कि सगौली ट्रीटी के तहत ये डिसाइड किया गया कि इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में जो वेस्टर्न बॉर्डर तय होगा, नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर, वो एक नदी तय करेगी और वो नदी जो है वो है महाकाली नदी। नदी जो है महाकाली नदी, ठीक है जी। महाकाली से शॉर्ट फॉर्म में काली नदी भी कह देते हैं। तो महाकाली रिवर जो है वो बॉर्डर डिसाइड करेगी। मतलब जो नेपाल है उसके वेस्ट में महाकाली है और महाकाली के उधर भारत है, महाकाली के वेस्ट में भारत है, महाकाली के ईस्ट में नेपाल है। इस तरह का उस समय में कंसेप्ट आया। आई बात समझ में? अब हुआ क्या, ये तो तब के समय में हो गया और चीज़ें चलती रहीं। जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ों ने शासन किया है वहाँ पर टेरिटरी के डिस्प्यूट्स बड़े कॉमन माने गए हैं, टेरिटरी डिस्प्यूट्स रहे हैं। नेपाल के साथ तकरीबन हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमने सुलझा लिए, लेकिन चीज़ें अब क्यों इस तरह से उभर करके आती हैं, उसे समझना है कि आज की डेट में ये सारा कन्फ्लिक्ट कहाँ खड़ा है। देखिए, जिसको आप काली नदी कह रहे हैं या महाकाली नदी कह रहे हैं, वो नदी उत्तराखंड के अंदर दो नामों से जानी जाती है, एक शारदा और दूसरी काली गंगा। तो उसे उत्तराखंड में किन नामों से जानते हैं? शारदा, काली गंगा। शारदा बराज भी बनाया गया है इस पे, शारदा बराज रिजर्वायर सिस्टम बना हुआ है। तनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और एक बराज इस पे बना हुआ है। शारदा या काली गंगा के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में, और ये आगे आकर उत्तर प्रदेश में एक नदी से मिल जाती है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो नदी है घाघरा। आई बात समझ में? और घाघरा बदले में ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो एक तरह से ये जो काली गंगा है ये गंगा रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है, शारदा नदी। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब हुआ ये है कि मान लीजिए मैं एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको सब समझ आ जाएगा। ऐसा सपोज़ कीजिए कि ये नेपाल है यहाँ पर, और ये यहाँ से इंडिया का तो आपको पता ही है, ये इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि ये रीजन तक हमारा उत्तराखंड है, ठीक है जी। ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ये इलाका ये डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है? अब वो जो काली नदी है, महाकाली नदी है ना, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इंडिया ये कहता है कि वो जो पर्टिकुलर 35 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है ना, जिसे काला पानी कहते हैं, ये कुल क्षेत्र जिस पे डिस्प्यूट है वो है 372 स्क्वायर किलोमीटर, 372 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन एक पर्टिकुलर उसमें से जो स्पॉट है, जो पर्टिकुलर काला पानी जाना जाता है, वो लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर महाकाली नदी की सारी रिवुलेट्स, सारी स्ट्रीम्स पानी की डिस्ट्रीब्यूटरीज आकर के जॉइंट होती हैं और एक सिंगल नदी को जन्म देती हैं, वो है महाकाली। वो सारी नदियाँ आकर के जॉइन होती हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हो ये रहा है कि भारत ये कहता है, भारत का मानना ये है कि यहाँ से एक रिवर इस तरह से फ्लो होकर के आती है, यहाँ से ये रिवर फ्लो होकर के आती है। अब इंडिया ये कह रहा है कि सही मायने में महाकाली रिवर का जो नॉर्थवर्ड या अपनी सोर्स की तरफ एक्सटेंशन है वो यही वाली रिवर है। तो फिर इस रिवर के इस तरफ ये सारा क्षेत्र भारत का हुआ, क्योंकि हमने कहा था कि उसका वेस्टवर्ड इंडिया का है। लेकिन नेपाल क्या कहता है, कई ट्रिब्यूटरीज आती हैं पीछे से, उसमें से एक इस तरह से एक ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है। नेपाल कह रहा है कि वो जो नदी काली आ रही है ना, जिसको वो लिपुदंग कह रहा है,
वो कह रहा है कि यही मेन नदी है जो आगे महाकाली बन के जा रही है। तो अल्टीमेटली यहां तक सारा क्षेत्र हमारा है। बात समझ में आई? कितना फर्क हो गया? अगर इसको माने तो ये क्षेत्र भारत का हुआ, आई बात समझ में, और इसको माने तो फिर ये सारा क्षेत्र नेपाल का हो गया। समझ रहे बात को? और भारत ये कह रहा है ऐसा मत करो, सारी नदियां आ रही हैं यहाँ पे इकट्ठी होकर महाकाली बन रही है, तो तकरीबन यहाँ तक फिर सारा हमारा हुआ, महाकाली के आगे आगे ये बॉर्डर फिर हो गया। इस तरह से ये एक इशू बन गया। तो इंडिया आज की डेट में ये कह रहा है कि जो रिज है, यहाँ पर एक रिज है पहाड़ी, ये रिज तक एरिया हमारा है, लेकिन नेपाल ये सोर्स ढूंढ रहा है कि नहीं, रिज के बहुत वेस्ट से महाकाली की नदियों के सोर्सेज हैं तो वो हमारा है। तो इस समय फाइट ये है कि इंडिया रिज पे कंट्रोल दिखा रहा है और नेपाल वो महाकाली की ट्रिब्यूटरी के दम पर अपना कंट्रोल दिखा रहा है। तो दोनों में उस क्षेत्र को लेकर के डिस्प्यूट है। आई बात समझ में? क्यों इसका इतना महत्व है? जगह का महत्व बहुत है इस जगह का। क्या महत्व है? भारत के लिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया सेंट्रल एशिया, हिमालय को पार अगर करना है तो आपको दर्रों से होके जाना होता है, जिन्हें हम पासेस कहते हैं। और अगर आप तिब्बती भाषा की बात करें तो तिब्बती भाषाओं में दर्रों को ला शब्द से पुकारा जाता है, ला, इसलिए पीछे ला लगा देंगे, जेलेप ला, शिपकी ला, खारदुंग ला, क्योंकि बारा लाचा ला, इस तरह से बहुत सारे पासेस हैं। तो ला ला, क्योंकि ला शब्द का तिब्बती भाषा में अर्थ है दर्रा, पासेस। दर्रों का अर्थ है हवा, हवाएं आती हैं ना, दर्रों में हवाएं होती हैं, दर्रों में बर्फ फंस जाते हैं लोग। रोहतांग का पास कैसे बंद हो जाता है? क्योंकि सारे पहाड़ ने हवा रोक रखी है ना, जो सेंट्रल एशिया से आ रही है, ठंडी कोल्ड विंड्स साइबेरिया से, उनको फाइनली आउटलेट मिलता है दर्रों में। तो दर्रों में लोगों की चक्रियां घुमा देती हैं वो हवाएं। ये भी एक कहानी, कभी चली ना जाना दर्रों में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, वो है लिपू लेक, लिपू लेक पास। और ये लिपू लेक पास एक इंपॉर्टेंट पास है इंडिया तिब्बत को जोड़ने वाला, इंडिया चाइना को जोड़ने वाला, मेन ट्रेड लिंक ये बनता है। और यही दर्रा इंपॉर्टेंट है मानसरोवर यात्राओं के लिए भी। अब ये जो दर्रा ऐसे जाता है ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे गली मोहल्लों में सड़क है और उसके इधर भी आधे अधूरे घर की दीवार, इधर भी आधे अधूरे घर की दीवार, तो एक बच्चा दीवार पे खड़ा है और बाकी बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं। तो जो दीवार के ऊपर खड़ा है वो तो चुन चुन के पत्थर मार सकता है ना उनको, जो सड़क पे दौड़ रहे हैं। इसलिए जो दर्रा है ना, वो लिपू लेक पास, ऐसा माना जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्राई जंक्शन एरिया में यहाँ पर जगह है चाइना की, तिब्बत की बुरांग। और बुरांग भी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस है चाइना का। इंडिया ये मानता है कि अगर बुरांग पे कंट्रोल रखना है, मतलब अगर लिपू लेक दर्रे पे कंट्रोल रखना है, तो मुझे रिजेस पे रहना पड़ेगा, हाइट पे रहना पड़ेगा। और वो इस हाइट की पोजीशन को छोड़ नहीं सकता इस पर्टिकुलर लिपू लेक पास पे सर्वेलेंस रखने की वजह से, वो नहीं छोड़ सकता। तो इंडिया के लिए ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है ट्रेड कॉमर्स के लिए भी। तो स्ट्रेटेजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कल को कोई भी एक्टिविटी इस तरह की होती है। आई बात समझ में? तो इसलिए इंडिया यहाँ पर अपना दावा रखता है। अब हुआ ये कि जब 2 नवंबर को ये नया मैप आया तो फिर उधर से ऑब्जेक्शन दर्ज कराई गई नेपाल की तरफ से, लगातार होती रही। तो भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके प्रवक्ता ने जवाब यही दिया कि भारत ने कोई नया नक्शा नहीं बनाया, कोई नई रिवीजन नहीं हुई है, जो पहले टेरिटरीज थी एज इट इज़ वही टेरिटरी हमने दोबारा दिखा दी। तो स्टेटस को मेंटेन है हमारी तरफ से, कोई रिवीजन ऑफ द मैप नहीं किया हमने, फर्स्ट टेरिटरीज को ही दोबारा दिखाया है। तो यथास्थिति बनी हुई है, जैसा पहले था ऐसा ही अब है। दर्ज परेशानी दर्ज कराने का कोई आधार बनता नहीं। और नेपाल के साथ हम बातचीत करके मामला हल कर लेंगे बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि काला पानी को लेके कुछ डिस्प्यूट है, वी विल सॉर्ट आउट, बैठ के बात करेंगे। तो ये इंडिया ने स्पष्ट कर दिया ताकि मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। अब कहानी ये आती है कि नेपाल के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों बन गया और भारत को बहुत ध्यान से इस मुद्दे को क्यों देखना चाहिए।
नेपाल के लिए ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया, इसको कई तरह से देखना और समझना होगा। देखिए, अगर आप इस पूरे के पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करते हैं ना, साउथ एशिया सारा, जब आप भारत की, श्रीलंका की, मालदीव्स की, पाकिस्तान की, भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, इनकी बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की, इन एरियाज़ में टेरिटरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट टेरिटरीज से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है, दैट इज़ टेरिटोरियल नेशनलिज्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना है। क्या मतलब है इस बात का जब मैं कहता हूँ कि टेरिटोरियल नेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है? देखिए, यहाँ पर अंग्रेज जब शासन किया करते थे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टेरिटरीज बनाई, जो उन्हें ट्रेड के अकॉर्डिंग, कमर्स के अकॉर्डिंग, और सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अकॉर्डिंग सही लगती थी। अगर आप यहाँ पर मैं वर्ल्ड मैप लगाता और अगर आप अफ्रीका देखते कहीं, तो ऐसा लगेगा कि अफ्रीका में मैप रख के टेबल पे स्केल के साथ बाउंड्री बनाई गई है, तो स्ट्रेट बाउंड्री जैसी स्केल से बनाते हैं डब्बे। इससे ये पता लगता है कि नेचुरल रिवर फ्लो, नेचुरल रिज सिस्टम, जिसे हम एक रिल्म कहते हैं, रिल्म सिस्टम कभी फॉलो ही नहीं हुआ। तो रीजन सिस्टम इन कंट्रीज़ के मैपिंग के दौरान फॉलो ही नहीं हुए हैं, इसलिए आप देखें ना, कोहेजन नज़र नहीं आती है। नदियाँ कितने क्षेत्रों को भेद के जा रही हैं, पर्वत कहाँ शेयर हो रहे हैं, कुछ भी अपनी कन्वीनियंस उन्होंने इनको काटा। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जब ये मुल्क आज़ाद हुए रहे, तो टेरिटरी को लेकर के ही इनके अंदर जागृति थी कि अपने क्षेत्रों को बचाना है। अब आई बात समझ में? तो आप देखिए कितना स्ट्रांग हो गई थी उस समय मूवमेंट, जब बंगाल को विभाजित किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अगर आप पहला भारत में टेरिटोरियल कॉन्शियसनेस देखना चाहते हैं तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, आप देखिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अलग धर्म, अलग पृष्ठभूमि भी होने के बावजूद लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, और बंग भंग आंदोलन हुआ। क्योंकि टेरिटोरियल कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल नेशनलिज्म, तो वो टेरिटरी ने ही स्वदेशी मूवमेंट को जन्म दिया और एक नेशनल और पैट्रियोटिक सिस्टम को फॉस्टर किया कांग्रेस में। जो सिस्टम अभी मॉडरेट पॉलिटिक्स में चल रहा था, उसे रातों रात एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी में बदला। तो टेरिटरी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है। और कर्जन पछताया अपने इस कदम से कि उसने भारत में किन शक्तियों को जन्म दे दिया, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद भड़क गया बहुत तेजी से। ये बड़ी बात है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्षेत्र भारत में अंग्रेजों के इस तरह से बाउंड्री बनाने के बाद क्षेत्र एक तरह का प्रतिबिंब हो गए, सिंबल हो गए, एक्सप्रेशन हो गए आपके कल्चर का, कस्टम का, मैनर का। आई बात समझ में? आज भी अगर आप जाएं तो ट्राइबल टेरिटरीज उनको बहुत प्यारी हैं। उनकी कोई पहाड़ी, उनका कोई जंगल क्षेत्र, उनका कोई नदी क्षेत्र। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, बॉलीवुड में एक डेंजर साइन बना होता है कि इसके आगे मत जाना। अगर गलती से हीरो हीरोइन चली जाता है तो फिर कुछ लोग एकदम से प्रकट हो जाते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। बरसात मूवी में भी ये सीन रहा था। सब कुछ वो महत्व दिखा रहे हैं, हालांकि तो वो कॉमेडी सीन ही बनाए, लेकिन महत्व बताया जा रहा है टेरिटरी का कि उनकी सीमा क्षेत्र में मत जाइए। सीमाएं यानी कि सीमा क्षेत्र बड़ा महत्व। क्यों? क्योंकि वो टेरिटरी ही उनके रिसोर्सेज को एक्सप्रेशन